नमस्कार। बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और जो आपका खैर एम है सीटेट, उसके लिए आप बहुत ही ध्यानचित होकर अपनी जो कर्म पथ पर अटल होकर और रेगुलरिटी बेस पर अपना तैयारी भी कर रहे होंगे। आपको पता है साथी, यहाँ पर आपका मैथ पेडागॉजी का सेशन चलता है। मैथ के सारे क्लास यहाँ पे चलाए जाते हैं। वैसे भी और जो बचे हुए हैं ईवीएस हो गया, ईवीएस पेडागॉजी, जो आपका हिंदी का पेडागॉजी, वो इसके बाद आ जाएगा। क्योंकि आज हम लोग तीसरे चैप्टर पर हैं। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित का पोर्टफोलियो है, बालक का गणितीकरण जिसमें किया जाता है, उसके बारे में समझेंगे, है ना। यानी कि जो एनसीईआरटी का पहले फुल फॉर्म ही जान लेते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड सेंटर ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना, ये चीज़ें। अच्छा, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जब बच्चे के लिए बात हो रही है तो जाहिर सी बात इसमें कैरिकुलम का बात होगा, यानी कि इसमें एक तरह से फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ये चीज़ें याद रखेंगे, पूछा भी जा सकता है, ना भी तो पता भी तो होना चाहिए हमें। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों का गणितीकरण गणितीय पोर्टफोलियो की विषय वस्तु है। ये चीज़ें हमें इसमें सीखना है। केवल एनसीएफ मैथ की बात कर रहे हैं। एनसीएफ यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो करिकुलम बनाया गया है बच्चों के लिए, उसमें केवल हम गणित की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बच्चों का गणितीकरण किस प्रकार से किया जाता है, पोर्टफोलियो किस प्रकार से, पोर्टफोलियो का भी मतलब हम बता देते हैं अभी आपको। पहले लिख लीजिए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, ठीक है। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। इसमें इसके कई सारे पहलू हैं, हम समझते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो पहले बात क्या होता है, जैसे कि कोई भी संस्था हो या फिर कोई व्यक्ति हो, उसके द्वारा जो निवेश किए जाते हैं, उस जो भी राशि निवेश की जाती है ना, और उसका जो निवेश की जाती है राशि, उसका उचित संयोजन या फिर संग्रह होना ही क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। जैसे कि अगर आपको एक गुलाब जामुन बनाना हो, किसी संस्था द्वारा एक गुलाब जामुन बनाना हो, तो उस गुलाब जामुन में क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे, है ना, क्या क्या सारी चीज़ें लगने के बाद एक हमारा गुलाब जामुन तैयार होगा। वही एक तरह से क्या है, गुलाब जामुन का पोर्टफोलियो हो जाएगा। यह चीज़ें समझ लीजिए ऐसे। इसी प्रकार से जो बच्चा होता है, जो छोटा सा बालक है, नन्हा सा बालक है, उसके लिए भी एक पोर्टफोलियो टीचर तैयार करते हैं। उसका प्रतिदिन उसके अंदर क्या सुधार हो रही हैं, कितना वह अपने आप को सुधार कर पा रहा है, या फिर हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उससे उसके अंदर क्या डेवलप्स हो रहे हैं, कितना मतलब कि कितना वह एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी चीज़ें वह सीख रहा है, आखिर जो उसे सीखना चाहिए सही चीज़ सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है। तो बस यही हमारा क्या है, एक तरह से पोर्टफोलियो है भाई। यानी विभिन्न प्रकार से वस्तुओं को इसमें शामिल करते हैं। शामिल कर कर एक हम लोग पैमाना बनाते हैं। टीचर्स लोग जो होते हैं पैमाना बनाते हैं विद्यार्थी के विशेष समय अवधि के समय अवधि पर। जैसे बोलते हैं ना कि भाई 5 में बच्चा एक ही साल पढ़ेगा। अच्छा, 5 जैसे कि आप 6 में आए, 10th में आए, 12th में आए, इस प्रकार से जो आप एलकेजी, यूकेजी, फिर 1, 10, सेकेंड, फिर उसके बाद 3rd, फिर 4th, इस तरह से जब आप बढ़ते हैं, बच्चे जब पढ़ने लगते हैं, तो उसमें 1 साल का ही ब्यौरा क्यों होता है, 1 साल की ही डेट क्यों होती है? कभी आपने सोचा है इस बात को कि जो हमारा 10th की पढ़ाई है केवल 1 साल का ही क्यों है, 365 दिन का ही क्यों है? क्या 365 दिन में ही हमको सीखना है? यह कहाँ का फाउंडेशन है, किसने बनाया है? तो यही करिकुलम है मेरे भाई, है ना। तो हमको 1 साल के अंदर बच्चे को वह चीज़ें दे देनी है जो बच्चा सीखता है, जो बच्चे को देना चाहिए, जो बच्चे को उस लेवल स्तर तक पढ़ लेना चाहिए। वो चीज़ें तय करता है आपका यही पोर्टफोलियो, जो कि हमारे द्वारा, शिक्षकों द्वारा, आप लोग द्वारा वो कार्य किया जाएगा बच्चों के साथ, अगर आप शिक्षक बनते हैं तो वही एक सुझाव है, एक बिंदु है जो कि दिया गया है एनसीईआरटी यानी कि एनसीएफ 2005 में, कि बच्चों के साथ किस प्रकार से पोर्टफोलियो बनाया जाए कि बच्चे का मूल्यांकन किया जा सके। जिस प्रकार से हमने गुलाब जामुन का मूल्यांकन किया, पहला क्या होगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मतलब कि उनसे प्रश्न जो दिया जाता है उनको, उनसे प्रश्न पूछा जाए, एक मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऐसे ही कुछ उनको सिखाया गया और उनसे एक प्रश्न पूछ लिया गया, एक उत्तर पूछ लिया गया कि भैया बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, मतलब मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। इसको भी कहा गया कि जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, वह अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल करेंगे। जो उनका एक
बही खाता समझ लेना भाई, है ना, कि बच्चों के अंदर क्या सुधार हो रही है उसका बही खाता एक शिक्षक के पास ही होता है। शिक्षक ही जान सकता है जो उसको पढ़ा रहा है कि बच्चे में क्या सुधार हुआ है, या फिर पहले किस प्रकार से बच्चा था, अब बच्चे के अंदर क्या सुधार हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, है ना। दूसरी बात है कि दूसरा चीज़ है शिक्षक को क्या शामिल करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, एक सामूहिक प्रोजेक्ट के रिपोर्ट बच्चों को देना चाहिए, एक सामूहिक प्रोजेक्ट देना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे विभिन्न छात्र हैं, जैसे आप देखते होंगे प्रैक्टिकल होता है ग्रुप में ही तो होता है प्रैक्टिकल, तो उस प्रकार से एक सामूहिक प्रोजेक्ट देना चाहिए इन्हें, और उसकी रिपोर्ट उनसे बनवानी चाहिए कि आखिर किस प्रकार से आपने क्या क्या किया है, इसका ब्यौरा हमारे पास जमा करो। और एक तरह से जो शिक्षक होगा उसका ब्यौरा तैयार करके अपने पोर्टफोलियो में सजाएगा, आखिर इसमें क्या क्या बच्चों द्वारा किया गया है, यानी कि सामूहिक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आप तैयार करेंगे, शिक्षक तैयार करेंगे, सामूहिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी भाई आपके सीटेट में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, सुपर टेट में भी काफ़ी हद तक यहाँ से प्रश्न आ ही जाते हैं, बस समझ बनाना है आपको एक बस। अब विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए मतलब जो प्रस्तुत किए गए हैं, जो पूछे गए प्रश्न जो है प्रस्तुत किए गए हैं, उसका भी पोर्टफोलियो आप बनाइए। जो आपने पूछा है अब विद्यार्थी का उत्तर क्या आया है उसका एक पोर्टफोलियो बनाइए। इसके बाद चौथे नंबर पर एक छोटा प्रोजेक्ट, मतलब कि सिंगल प्रोजेक्ट दीजिए, एक सिंगल छात्र को पकड़िए, बच्चे को पकड़िए, उसे एक सिंगल प्रोजेक्ट दीजिए। अब देखिए वो क्या काम करता है, उसमें क्या कार्य करके लेके आता है, उसका भी एक आप पोर्टफोलियो बनाइए। अगर इसके अंदर सुधार एक सामूहिक तरीके से हो रहा है या फिर अकेले ज़्यादा हो रहा है, इसका भी ब्यौरा मिल जाएगा ना आपको। आखिर ये कैसे पता चलेगा, सामूहिक में 5 बालक हैं, अगर पांचों बालक में कौन अच्छा किया, सोहन ने अच्छा किया कि मोहन ने अच्छा किया, किसने अच्छा किया, इसका पता आप कैसे लगाओगे। तो इस वजह से एक एक को भी आप एक प्रोजेक्ट दीजिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, जिससे अब उनके अंदर क्या सुधार हो रही हैं या फिर उस सामूहिक प्रोजेक्ट में किसका अच्छा वर्क रहा है, ये चीज़ें आप जान सकते हैं। तो एक शिक्षक को ऐसा भी कार्य करना चाहिए। अगला, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लेख उनसे दीजिए, उनको हेडलाइन दीजिए एक, इस पर कुछ आप नोट लिख कर आइए, कोई हेडलाइन है, जैसे आज भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया, या फिर आज भारत ने जो है कि जो आपका चांद पर जाने के लिए भारत ने तीसरा पूरा मिसाइल वगैरह बना लिया है, और जो लॉन्चिंग मशीन वगैरह सब कुछ भारत ने व्यवस्थित कर लिया है। अब एक हेडलाइन आ गया सुबह सुबह कि बताइए अभी तक चांद पर आदमी कितनी बार गया है, तो अब इसके बारे में बच्चों को एक हेडलाइन दे दीजिए, है ना, जो समाचार पत्र में आते हैं, जो पत्रिकाओं में आती हैं, एक हेडलाइन दीजिए कि बच्चा आपको आज इस टॉपिक पर ये चीज़ें लिख कर लेके आना है, ब्यौरा अपना। अब उसका पोर्टफोलियो बनाइए इसके अंदर, जिससे उनके मानसिक विकास काफ़ी ज़्यादा होंगे, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी उनकी शुरू से ही। और जो छठा है समस्या हल करने के लिए कार्य, समस्या हल करने के लिए कार्य उनको दिया जाएगा कि समस्या को कैसे हल किया जाए, या फिर लास्ट अगर देखें समस्या उन्होंने हल कर दिया तो उसका पोर्टफोलियो आप बनाइए। अब इससे यह अंदाजा लगाइए कौन बच्चा काफ़ी बेहतर है ना। पोर्टफोलियो से साफ साफ यह पता चल जाएगा आपको बच्चा निरंतर, बच्चे में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, बच्चे के अंदर पहले स्थिति कैसी थी अब कैसी स्थिति हो गई। ये पोर्टफोलियो आपका जवाब देगा कि एक साल बाद, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराया, जो बालक है एक साल में वो क्या काम किया कि पूरा का पूरा अपना विषय वस्तु जितना भी था उसका वो पढ़ा। अब इसके बाद वह अगले पड़ाव पे आ जाएगा ना, लेकिन अब उसने पिछले वाले में क्या सीखा इसका कैसे जायजा मिलेगा हमें, तो उसके रिजल्ट से पता चलता है। अच्छा नंबर आया, अरे हिंदी में मतलब इस बच्चे का अच्छा नंबर है, इसमें इतना, मतलब आप देखते हो ना, एक पोर्टफोलियो के रूप में ही वो आता है। अब बच्चे के माँ बाप भी उसे देख सकते हैं, हाँ मेरा बच्चा अच्छा प्रदर्शन किया है, मतलब कि पढ़ाई इस स्कूल में अच्छी हो रही है शिक्षकों द्वारा। ये चीज़ें आप समझ गए पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। और पोर्टफोलियो क्या होता है, एनसीएफ यानी कि 2005 द्वारा जो गणितीकरण है बच्चों का, वो उसमें साफ साफ मेंशन है, गणितीकरण में हम लोग सीखते हैं, ठीक है भाई। इसके अनुसार पोर्टफोलियो के बारे में हमने देखा। अब एक होता है रूब्रिक, दूसरा रूब्रिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूब्रिक, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, बहुत सारे आते हैं, है ना। इसमें भी वही चीज़ होता है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। जो शिक्षक होते हैं वह छात्र के कार्य का मूल्यांकन करते हैं मेरे भाई। इसमें बच्चों को रेटिंग दी जाती है, जैसे हमने एक बच्चे को दे दिया कि भाई आप लो
और मान लो छोटा बच्चा है, थोड़ा सा हम उसके मान लेते हैं जानकार थोड़ा सा है, तो उससे मैंने कहा भाई आप चलो a+b के होल स्क्वायर का प्रूफ दिखाओ हमें, a+b के होल स्क्वायर का प्रूफ दिखाओ हमें। या फिर हम उसे दे देंगे एक न्यूमेरिकल लगाने के लिए, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, अब बताओ भाई a² - b² का मान बताओ। तो अब इसके लिखने के तरीके पर भी से नंबर मिलेगा। पहले तो अगर 5 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का अगर प्रश्न है, कोई 5 नंबर का प्रश्न है, तो जैसे लिखते हैं ना, दिया गया है, गिवन दैट, दिया गया है, यानी कि उस फार्मूले में, उस प्रश्न में क्या पूछा गया है, गिवन दैट में हम लिखते हैं। ये एक स्टेप्स, अगर 5 नंबर के प्रश्न है तो बच्चे के उत्तर पे ही केवल पांचों के पांचों हमको नहीं देने हैं। बच्चा स्टेप्स 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 बढ़ते हुए ना आंसर के पास पहुंचा है, तो उसके हर स्टेप्स पे नंबर होते हैं। अगर 10 स्टेप्स हैं तो आप उसको डिवाइड करेंगे 3-3 के स्टेप्स में। अगर बच्चे की राइटिंग अच्छी है तो बच्चे के राइटिंग में उसे डिवाइड करेंगे। बच्चे ने फार्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है यह भी चेक करेंगे आप, उस पर 2 नंबर रखेंगे फार्मूले पर। बच्चे की लिखावट कैसी है, बच्चे स्टेप्स कैसे लिए हैं, कौन सा बच्चा सबसे अच्छा स्टेप्स लिखा है, किसी ने गिवन दैट नहीं लिखा है, किसी ने गिवन दैट लिखा है, फिर उसके नीचे फार्मूला लिखा है कि विच फार्मूला इज अप्लाई, इस फार्मूले को इसमें अप्लाई किया जाएगा, जो फार्मूला उसमें अप्लाई होगा उसको उन्होंने लिखा हुआ है, मेंशन किया है। एक स्टेप्स जैसे सुनहरा लगे, देखने में अच्छा लगे, एक हाँ भाई इस पे नंबर काटा ही नहीं जा सकता, लेकिन लास्ट में जाकर उन्होंने आंसर गलत कर दिया है। इसका मतलब 5 नंबर का प्रश्न है तो उसे एक भी नंबर ना दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। आपका कैरिकुलम यही कहता है कि भाई इसे स्टेप्स वाइज चेक किया जाए, और स्टेप्स वाइज अगर नहीं चेक करेंगे तो उस बच्चे में एक जो अच्छी चीज़ है ना वो हमें नहीं देखने को मिलेगी, उस बच्चे में मायूसी छा जाएगी और वह उस प्रश्न को ही बार बार गलत करेगा। और मोटिवेट रखने के लिए उसे कम से कम उसे यह पता लगे कि हाँ हमारे सारे स्टेप्स सही थे, लास्ट में ये चीज़ क्यों गलत आ रहा है बार बार, तो उस पर वो मेहनत करेगा, उसको सुधार करेगा, आप सुधार करवाओगे तो उसमें वो अच्छा करेगा। मतलब कि हर एक स्टेप्स पे उसके नंबर दो, इसे कहते हैं रूब्रिक। आप बांट 2 नंबर को कि फर्स्ट स्टेप पे बच्चा अगर लिखेगा, फार्मूला लिखेगा, गिवन दैट लिखेगा, राइटिंग अच्छी लिखेगी, इक्वल के नीचे इक्वल लिखेगा, जो भी डेरिवेशन है काफ़ी बेहतर करेगा शुरू से अंत तक, तो उसको नंबर देंगे, अच्छा नंबर देंगे, 5 में 5 नंबर मिलेगा। या फिर जो केवल आंसर लिखा है और जो केवल बीच में कुछ लिखा ही नहीं है उसको 1 नंबर 2 नंबर दे देंगे आप। यह होता है स्टेप्स, यानी इसे कहते हैं रूब्रिक। यानी कि इसमें रेटिंग होता है, रेटिंग स्केल होता है, 5 से 7 तक दिखाया जाता है रेटिंग स्केल। ये भी आप पूछ लेंगे, या मतलब पूछा गया आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप लिख लेंगे, स्टेप्स याद रखेंगे। एक निश्चित स्केल मापदंड होता है इसमें, स्केल मापदंड पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ ले आपको, स्केल मापदंड किसमें होता है, रूब्रिक में होता है, पोर्टफोलियो में होता है, या फिर दे दे समस्या समाधान में होता है, या फिर किस में होता है, सहकारिता अधिगम में होता है, सहकारिता अधिगम, या बताएंगे अभी आगे तुरंत। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, रूब्रिक क्या होता है मीन्स यह समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। उसमें बड़ा सा कुछ लाइन लिख कर दे देगा, आपको समझाना होगा कि अगर स्टेप्स में अगर शिक्षक नंबर दे रहे हैं बच्चों को तो बताइए इसे क्या कहा जाएगा, डायरेक्टली फैक्चुअल डाटा यह पूछ सकता है यहाँ से, तो रूब्रिक कहते हैं उसे, बस बताओ। विद्यार्थियों के लिए एक सा स्पष्ट प्रदर्शन होना है ना, यह इसमें प्रदर्शन लक्ष्य, मतलब उनका लक्ष्य निर्धारित करता है, जिस प्रकार से उनकी कापियाँ चेक करते हो। अगर विद्यार्थी अच्छा है और उसकी कापी आप बहुत ही गलत तरीके से चेक कर दिए ना, तो उसके अंदर जो मोटिवेशन पावर वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म कहानी उसकी, समझ रहे हैं। लेकिन अब उसको, उस बच्चे को यह कम से कम पता लग जाए कि हम क्या गलती कर रहे हैं, आखिर हमारा क्या गलत हुआ है। अगर 5 नंबर उसे आपने दिया है तो 5 नंबर वो क्यों पाया है, और दूसरा बच्चा 2 नंबर क्यों पाया है, आखिर उसमें स्टेप्स में कुछ कमी किया होगा, कुछ गलत किया होगा, तभी तो आप उसने कम दिया है। अब देखिए कापियाँ चेक करने के लिए अगर आप कापी चेक करते हो तो आप एक अच्छे शिक्षक भी होने चाहिए। यह नहीं कि विद्यार्थी अच्छा होगा तो विद्यार्थी अच्छे ढंग से लिखेगा तभी आप उसे अच्छा नंबर दोगे। हाँ अच्छा नंबर दोगे तब स्टेप्स भी चेक करोगे, आप शिक्षक भी तो अच्छे होने चाहिए। शिक्षक की यही क्वालिटी है कि हर एक स्टेप्स को चेक करें। लेकिन आज समझ सकते हो। चलो अब समस्या समाधान विधि पे आ जाते हैं ना। इसके लिए आप एक इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे भी आप, जो हम बोल रहे हैं ना बहुत सारी चीज़ें तो आपको याद रहे, कम से कम अपने लैंग्वेज में लिखिए इसे। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसको आपने लिखा होगा, अच्छी बात है। समस्या सॉल्विंग मेथड यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि, इसे वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, याद रखेंगे। वैज्ञानिक जो जनक थे सुकरात, इसके
समस्या समाधान विधि के जो जनक थे वो सुकरात और सेंट थॉमस को कहा जाता है। यह डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि का मतलब हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, यह चीज हो गई समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके जनक कौन थे? सुकरात और सेंट थॉमस, दोनों याद रखेंगे जनक, फादर। सुकरात पूछा जाएगा डायरेक्ट आपसे, सुकरात और सेंट थॉमस, ये दोनों इसके जनक थे। समस्या समाधान विधि के, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जनक किसे कहा जाता है? तो सुकरात और सेंट थॉमस को कहा जाता है। अच्छा, होता क्या है यह? इसे वैज्ञानिक विधि के यानी वैज्ञानिक तरीकों के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो वैज्ञानिक तरीकों से हम उसका समाधान करते हैं, इसी को समस्या समाधान विधि कहते हैं, और जिसके जनक सुकरात और सेंट थॉमस जी हैं। समस्या समाधान के स्टेप्स हैं, चरण हैं, कई सारे चरण हैं। अगर कोई समस्या आता है तो उसे किस प्रकार से भांपे और किस प्रकार से सॉल्व करें, यह चरण वाइज प्रतिबद्ध किया गया है। इसे एक तरह से किसी बक्से में बंद कर दिया गया है कि हाँ इतने हैं चरण, अगर इसे समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर कोई समस्या आता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे यह बता दो। हड़बड़ा थबड़ी करोगे? समस्या और है तो और भी आप क्रिएट कर दोगे उसमें, अगर ये चीजें की है तो। अगर कोई समस्या आन खड़ी है तो उसे क्या करोगे? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, रिकॉग्नाइज या फिर आइडेंटिफाइज करोगे प्रॉब्लम को, यानी कि समस्या को पहचानेंगे और स्वीकार करेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है समस्या को पहचानना। बालक के अंदर किस प्रकार की समस्या है, अगर आप इसे नहीं जान पाएंगे तो उसे पढ़ाएंगे कैसे? बहुत सारे बालक होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ना सीख पाते हैं थोड़ा सा भी, तो उसके समस्या को पहचान नहीं पाते हैं ना, तभी तो उसे ना सिखा पाते हैं। उसके अंदर मान लो उसे स्लो बोलोगे तब समझ में आएगा, और आप हो कि एक गाथा में बोलते हो, जो आगे वाले ब्रेंच के हैं काफ़ी अच्छे समझ पाते हैं लेकिन पीछे वाला नहीं समझ पाता है। तो समस्याओं को स्वीकारिए और प्लस पहचानिए, यानी कि रिकॉग्नाइज करिए और आइडेंटिफाइज करिए प्रॉब्लम को पहले, यानी कि समस्या को स्वीकारना है और पहचानना है। पहला स्टेप इन्होंने यह बताया था, सुकरात और सेंट थॉमस ने क्या बताया था? समस्या को पहले आप स्वीकार करिए, समस्या स्वीकार करिए, देख लेना भाई थोड़ा सा मात्रा में, स्वीकार करिए और इसे पहचान करिए, इसका किस प्रकार की समस्या है बालक में। दूसरा स्टेप ये काम हो गया, हमसे पहचान लिया हमने, हाँ बच्चे के अंदर यह समस्या है, अब बच्चे को सिखाया जा सकता है, प्रॉब्लम हमने पहचान लिया है क्या इसके अंदर दिक्कत है। इसके बाद उस समस्या का विश्लेषण करिए, यानी कि उसे एनालाइज करिए, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, जो उसके अंदर प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न हुआ है ना, उसे आप विश्लेषण करिए, मतलब उसे एनालाइज करिए अपने तरीके से, आखिर इसे किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है, यानी कि समस्या का विश्लेषण करना, समस्या का विश्लेषण करना आप यह कर सकते हो। तीसरा स्टेप में आप क्या करोगे बालक के साथ कि बालक के अंदर अब वह समस्या थोड़ी सी कम होती नजर आए आपसे, अब बालक से आप क्या कहोगे? अपेक्षित गणितीय संबंध का खोज करना। मतलब सर किस स्टेप्स पे आ गए आप? मतलब कि अगर आप a + b का होल स्क्वायर बच्चे से निकालने के लिए देते हैं, अब बच्चा उसमें नहीं कर पाता है कुछ कारणवश, अब उसे आप पहचान चुके हैं, पहला स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिया। तीसरे स्टेप्स में आप उसका विश्लेषण किया, बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है, उसे एनालाइज कर पाए आप, अब यह भी आपका स्टेप्स क्लियर हो गया। अब आप क्या सोच रहे हो कि बच्चा आखिर क्यों नहीं कर पा रहा है, जो गणितीय संबंध है उसको खोजिए, अपेक्षित गणितीय संबंध को आप खोज करिए उसका। तो आप यह भी करेंगे, अपेक्षित गणितीय संबंध की खोज करेंगे, ये चीज। इसके बाद हल ज्ञात करना, उसका हल क्या आएगा, परिणाम क्या मिलेगा, हल, निष्कर्ष यानी हल, सॉल्यूशन, हल ज्ञात करना।
हल ज्ञात करना। इसके बाद जो पांचवा स्टेप्स है मेरे भाई, ये पांचवा स्टेप्स आपको बहुत ही ध्यान देना है, समझना है थोड़ा सा। उत्तर की जांच करना, यानी चेक द आंसर, फाइनल आंसर। उत्तर की जांच करिए उसके, क्या अब वो उसने सही किया है। अगर यहाँ तक बच्चा सही था, उसका समस्या का समाधान पहचान कर लिया आप, उसके समस्या का विश्लेषण भी कर लिया, यहाँ तक भी बच्चा सही है, आपेक्षिक गणितीय संबंधों का भी आपने डिस्कवर किया, देखा, खोज किया, तो वो भी सही था। इसके बाद आपने हल ज्ञात करा, हल भी सही था। अब आप उत्तर की जांच करोगे, क्या इसको हमने स्टेप्स में सही किया है। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे, यानी चेक द आंसर। अब हमने तो समस्या समाधान विधि के बारे में बहुत अच्छे से देख लिया। अब इसके कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं। चाहे जितना अच्छा आदमी हो, उसे उसके अंदर दोष भी होते हैं, कुछ गुण तो होते ही होंगे और दोष भी होते हैं। अब उस गुण और दोष को देखेंगे हम लोग, गुण और दोष को देखेंगे। गुण क्या है? पहला गुण आपको पता होना चाहिए, इस समस्या समाधान में पहला गुण इसका क्या है? ये एक वैज्ञानिक विधि है, सबसे पहली चीज है। वैज्ञानिक विधि कौन सी? हम समस्या समाधान को मतलब किस एनसीएफ के किस स्टेप्स में कहते हैं, या किसको कहते हैं, उसमें सारे नाम लिखे होंगे आपके, सारे एक एक नाम लिखे होंगे आपको। उसमें पोर्टफोलियो भी होगा आपका, रूब्रिक भी होगा आपका, समस्या समाधान विधि भी होगा उसमें आपका, और एक सहकारिता अधिगम विधि भी होगा उसमें। तो आप किसको कहोगे? यानी वैज्ञानिक विधि हम कहते हैं समस्या समाधान के चरण, समस्या समाधान की विधि को कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, पहला गुण। दूसरा गुण क्या होगा? लिखते चलिए भाई, लिखते चलिए आप। इसमें छात्र सोचने के लिए प्रेरित होता है। हाँ, मुझे सोचना चाहिए, है ना। छात्र उस चीज़ को सच में पकड़ने का प्रयास करता है, सोचता है। जब छात्र सोचेगा ना, उसके बुद्धि का विकास ऑटोमेटिक होगा, अपने से होगा, विकासशील, विकसित होगा, अपने से होगा। सोचना, बहुत चिंतन करना, मनन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, अगर चिंतन नहीं करते हैं, इसी वजह से कहते हैं लोग मेडिटेशन करिए, जिससे कि आपकी सोचने की जो क्षमता है बढ़ जाए। और यह प्रवृत्ति जो है ना, हर आदमी के अंदर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा गुण कौन बता गया भाई? कोई बताए? यह करके सीखने का सिद्धांत कहते हैं। यह जो है ना, करके सीखो का सिद्धांत पर आधारित होता है। आप करेंगे तभी सीख पाएंगे वैज्ञानिक विधि को। आपने मैथमेटिक्स के सोल्यूशन आपको दे दिए गए, आपने कुछ किया ही नहीं, तो कैसे सीख पाओगे मेरे भाई? बताना जरा, नहीं सीख पाओगे ना। तो आप सीखोगे। मैथमेटिक्स एक ऐसी ब्यौरा है, कह लीजिए, अगर उसे आपने पेन नहीं चलाया, कॉपी पे देखकर कोई चीज़ कर रहे हैं तो शायद ही सीख पाएंगे। लेकिन आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, जैसे हमने बहुत बार किसी भी मैथमेटिक्स को बहुत बार प्रैक्टिस कर रखा है, तो उसको अब हम देखेंगे। अगर 10 जैसे एग्जाम आया तो मैंने उसे देखना शुरू किया स्टेप्स में, हाँ यह था, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, हमने प्रैक्टिस कर रखा है। तब अगर मैं देखूंगा तब तो वह मेरे लिए लाभप्रद होगा। लेकिन अगर हम कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं, मैथमेटिक्स सोचेंगे +b का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे करेंगे, गुणा बहुत बड़ा आ गया तो इसको इस प्रकार से गुणा करना चाहिए हमें, तो आप देख कर तो कभी बस देख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन अगर उसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाए ना, तो आप उससे पीछे रह जाओगे, जो प्रैक्टिस किया हुआ है, निश्चित पीछे रह जाओगे। तो इस वजह से मैथमेटिक्स जो है यह भी सिखाता है कि यह एक तरह से करके सीखो का सिद्धांत कहते हैं इसे। जो आपका यह समस्या समाधान का चरण है, यह करके सीखने के सिद्धांत पर भी आधारित, यह भी इसका एक अच्छा गुण है। इसके बाद बच्चों में वैज्ञानिक गुणों का विकास हो जाता है, यह भी एक अच्छा गुण है भाई। लेकिन दोष भी इसके है, 2 दोष। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी ही नहीं है, छोटे कक्षा के बच्चों के लिए उपयोगी है ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा है LKG UKG में, तो उसे आप करके नहीं सीखने को बोलोगे मेरे भाई, करके नहीं सीखने को बोलोगे। उसे क्या कहोगे आप कि वस्तु दिखाओगे, चित्र दिखाओगे, तब सिखाओगे। ये चीज़ें आपको समझ में आई हो तो फिर आगे चलते हैं। छोटी छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है नहीं, और दूसरा यह महंगी विधि भी है। बस 2 इसके दोष हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट, सहकारिता अधिगम विधि। सहकारिता अधिगम विधि, सहकारिता अधिगम विधि लास्ट है मेरे भाई, अधिगम विधि। आज आपका तीसरा यह अध्याय खत्म हो गया। हमें 13 लेक्चर पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ पैडागॉजी पे, 3 हमने पढ़ लिया, आज खत्म। इसे क्या कहते हैं? सहकारिता अधिगम विधि को क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच कहते हैं। आप खुद देख पा रहे हो, सहकारिता अधिगम विधि का मतलब इसमें खुद छुपा हुआ है मेरे भाई। अब पहचानने की कोशिश तो करिए। सहकारिता अधिगम विधि ऐसे वातावरण भी कहते हैं, ऐसे वातावरण में अधिगम होता है जिसमें बच्चे जो होते हैं ना, एक छोटे छोटे समूह में, एक छोटे छोटे गुट बनाकर
अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा शैक्षणिक कार्य को पूरा करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, सहयोग पूर्वक कार्य करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक तरह से लूडो, जो लूडो होता है ना, लूडो या फिर चेस, वो भी तो समूह के रूप में बच्चे बैठकर उस चीज़ को सीख रहे हैं। अगर आपने किसी एक टास्क को बच्चों को दे दिया, मान लीजिए आप अंताक्षरी करा रहे हो, अंताक्षरी में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, आपने इंग्लिश की अंताक्षरी करा दी, पार्टी मतलब बच्चों को बोले कि चलो आज हम लोग कंपटीशन करते हैं इंग्लिश की अंताक्षरी पे, ए फॉर एप्पल आप बोलोगे, एप्पल, APPLE, ई आया लास्ट में, तो ई से इधर वाला ग्रुप बोलेगा, इधर वाला ग्रुप बोलेगा, इस तरह से यह होता है ना, आपस में अंताक्षरी शुरू। अब बच्चे उससे सीख रहे हैं, बच्चों के अंदर ग्रुपिंग हो चुका है, छोटे छोटे ग्रुप आपने बना दिया, 10 ग्रुप आपने बना दिया। अब 10 ग्रुप में कह दिया कि आप एक का पहाड़ा, 1 से लेकर 2 तक का पहाड़ा सुनाओ, मतलब कि 5 तक पहाड़ा सुनाओगे, 5 तक टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब 5 तक टेबल अगर आपको याद होता है तो आप अपने कॉपी पे दूसरे वाले से बोल दिए ग्रुप से कि आप लिखोगे। इस तरह से आपने एक टास्क दे दिया बच्चों को ग्रुपिंग में। तो यह क्या हो गया, सहकारिता अधिगम विधि का एक एग्जाम्पल हो गया। और सहकारिता अधिगम विधि में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, इसमें वातावरण का भी प्रभाव होता है और थोड़ा सा छोटे छोटे समूह में बच्चों को बांट दिया जाता है। बच्चों में एक तरह से कंपटीशन का प्रभाव देखने को मिलता है और बच्चे सीखते भी उसे अच्छे से हैं और थोड़ा सा उनको लगता है हाँ खेल के माध्यम से सिखाया जा रहा है। बच्चे काफ़ी बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं इसमें सहकारिता अधिगम विधि में, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच। ये चीज़ें आपको पता होगा। यह चारों के चारों जो हमने बताया आपको, क्या क्या बताया आपको, पहला था पोर्टफोलियो, बच्चे का पूरा ब्यौरा इसमें दिखाते हैं कि बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा। इसका समाधान हम लोग लास्ट में रिएक्ट करते हैं, मतलब कि क्या बच्चों में चेंजेस आया। इसके बाद हमने देखा कि रूब्रिक, जो रूब्रिक था इसमें हमने क्या किया, बच्चों का मूल्यांकन किया, रेटिंग स्केल निकाला गया है ना, रेटिंग स्केल निकाले, उसमें रूब्रिक किए हैं। इस तरह समझ लेना कि एक रेट निकाला, रूब्रिक फॉर रेट, बच्चों को रेटिंग करना, उनके स्टेप्स वाइज चेक करना उनकी कॉपी। इसके बाद समस्या समाधान विधि में क्या है, इसका जो जनक है सुकरात और सेंट थॉमस हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें बच्चों के समस्या के समाधान को पहचाना गया, इसके बाद उनका विश्लेषण किया गया, अपेक्षिक गणितीय संबंधों को निकाला गया, फिर उनका हल किया गया और उनके उत्तर का जांच किया गया। ये स्टेप्स इसमें फॉलो होते हैं, इसके गुण हैं और दोष हैं। इसके बाद सहकारिता अधिगम विधि में बच्चों का ग्रुपिंग किया गया और ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया गया, उनको छोटे छोटे टास्क दे दिए गए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। इस प्रकार भी शैक्षणिक कार्य पूरा हुआ और यह सहकारिता अधिगम विधि में आता है, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच इसे कहते हैं। तो ये चीज़ें थी चारों के चारों जो कि NCERT NCF 2005 के मैथमेटिकल, यानी कि जो आपके गणितीय संरचना है, गणितीय अधिगम अवस्थाएं हैं, ये इतने में आ जाते हैं मेरे भाई, गणितीकरण है ना जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें आप जान सकते हैं। यह रहा आपका आज का क्लास। अगर बेहतरीन लगा हो तो जरूर शेयर करिए, अपने भाइयों को बढ़ाइए, आपकी संख्या तो बहुत कम रहती है। खैर इससे इफेक्ट ना पड़ने वाला है हमें, हम तो सारा क्लास देंगे, बहुत अच्छे से देंगे, पूरा पेडागॉजी देंगे फ्री में। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।